शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दो, शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैनर भी आ जाए। अब एक बार बाकी सब लोग बैठ लीजिए प्लीज, सब लोग बैठिए, अपने बैनर वाले खड़े रहिए। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दो, शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दो, तदर्थ शिक्षकों को बहाल करो एनओसी विहीन ट्रांसफर की सुविधा दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दो, शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की ओर मैं चीफ ताऊ के माननीय मंत्री जी को बुके देकर उनका सम्मान। जिलाधिकारी महोदया आदरणीय डॉक्टर हरिओम साहब को बुके देकर और पौध भेंट कर उनका सम्मान करें सम्मान की श्रृंखला में मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर जी, माननीय विधायक श्री श्याम सुंदर केसरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्री जगदीश सिंह पटेल जी, ओम नारायणाय नमः, अस्तु प्रक्षालनंदीकेशाय नमः, ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः। देवत्वा सविता पुनर्दवतो पवित्रेण कामदुक्षः वाम गंधर्वा अकनत्वा भवद्गुणः ततो विश्वं ध्यावतासनान व्यायासी गंधर्व सब जाओ जगमय जंत देवा ओम सक्राद। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जगदीश सिंह
दूसरी तरफ फल देता है, जलाने के लिए लकड़ियां देता है। ऐसा हमारे साथ करते हैं। करता हूँ एक ही बार में। एक सेकंड सर ये बताइए क्या कार्यक्रम है सर यहाँ पे? क्या कार्यक्रम है? 7 साल से आपकी सरकार है, हर बार वृक्षारोपण होता है। देखिए, आप 2018 से पहले के आंकड़े आप देखिए, जो हमारा हरित क्षेत्र था उससे जुड़े जो आंकड़े हैं, और 2018 के बाद आप आ जाइए 2024 में, तो आपको किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूँ, प्रश्न खड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से 2018 में हम देश में 24वें स्थान पर थे और 10 अंकों का सुधार करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है, ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है, आम जनता को और इस अभियान के साथ जोड़ना है। आवश्यकता पड़े तो गांव-गांव इसका अभियान चलाएं, हम विद्यालयों में जाएं, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके बीच में भी वृक्षारोपण और जंगल ये जो प्राकृतिक महत्व है उसकी चर्चा करें, उनको अवेयर करें, तो ये ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने लगातार अधिकारियों पर आरोप लगाया है, लगातार शिकायतें भी आ रही कि अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि परेशान है, क्या करेंगे? देखिए, इस तरह की जो बात जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने भी और सरकार ने भी एक उचित प्लेटफार्म बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उस प्लेटफार्म पर जाए, अपनी बात को कहे। हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, किसी को कुछ कहना है, खुला प्लेटफार्म दिया गया है, वहाँ बैठना चाहिए, परिवार में अपनी बात को कहनी चाहिए। और अति उत्साह में इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह की जो सूचनाएं आती हैं, वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है और उनके भी राजनीतिक जीवन पर इसका निश्चित तौर पे असर पड़ता होगा। तो कोई बात है तो परिवार में बैठ के चर्चा करें। सर, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ वाले रूट पे नेम प्लेट लगाए जाएंगे, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, विपक्ष क्या है कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है, वो कोई तथ्य के साथ विरोध करें। हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पटरी व्यापारी हैं या दूसरे व्यापार, हम कहीं बड़े प्रतिष्ठान जो व्यापार के हैं, क्या हम उसके आंकड़े अपने पास नहीं रखते हैं? छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, अगर हम उसके भी आंकड़े रखें और जो उनकी दुकान पर जाने वाले उनके ग्राहक हैं वो भी उनके बारे में जाने, तो हरज क्या है? नहीं, कांवड़ यात्रा केवल कांवड़ यात्रा वाले समाज नहीं बटेगा जी, समाज नहीं बटेगा। नहीं, इससे क्यों समाज बटेगा? अब जितने भी आप एक छोटी भी दुकान अगर चल रही है अपने दुकान में, अपने घर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है? हमारे पास है रजिस्ट्रेशन। नहीं, वो नेम प्लेट वो भी लगाते हैं, तो उससे क्या समाज बढ़ता है क्या? ये तो हम लागू किया जाना चाहिए कि आपको लगता है कि हर जगह लागू किया जाए? अभी हम उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आए हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई साजिश न होने पाए। अभी ये सावन का मास है, आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाली एक बहुत बड़ी संख्या सड़क पर निकलती है उनका जलाभिषेक करने के लिए, तो उस पर किसी प्रकार की कोई साजिश न हो, तो ये तो अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के माध्यम से भाजपा का हिंदुत्व को साधने का काम तो नहीं कर रही है। कांवड़ यात्रा आज से थोड़ो निकल रही है महाराज, ये नेम प्लेट ये तो हमेशा से निकल रही है। उसकी बात नहीं है। अच्छा, ये तो कहा नहीं कि इस धर्म के लोग सिर्फ दुकान लगाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी दुकानदार है उस रूट पर
वो अपने नाम को जरूर सामने रखे ताकि वो प्रशासन के नज़र में चीज़ें रहें। सुल्तानपुर से सांसद माननीय श्री रामभुवाल निषाद जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मीडिया के साथी भी हम लोगों के बीच में आए हैं, उनका भी हम स्वागत करता हूं। मैं बहुत दुख हुआ कि आज निषाद समाज के इतनी बड़ी हस्ती आई है आपके बीच में। उस हस्ती के स्वागत में हमारी संख्या निषाद समाज की कम हुई, क्योंकि प्रमुख जी जो है ओम प्रकाश जी इस कार्यक्रम में मैं आपको दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। एक अपने समाज के शेर के स्वागत के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिता श्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अति प्रिय भी रहे, बहुत उनके विश्वास पात्र भी रहे। और जब से जितना भी पार्टी की तरफ से इनको जिम्मेदारी दिया गया, हमको लगा कि इतना बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोनो संकोच के पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा लगे रहे। हाँ, उसका समाधान एक उदाहरण आप माघी कोठिलवा, वहाँ उस डॉक्टर को मारे लोग, रास्ता बंद किए, सारा कार्यक्रम जारी करवा के सारे चीज़ को ठीक कराए। यही नहीं, पूरे जब तक मंत्री रहे तो लोगों की इस तरह की समस्या में काम आते रहे। और उसी जो पिछला हमने विश्वास किया ऐसे विश्वासघाती नेताओं पर, ये लोग गवाह हैं, मंच पर बैठे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप अपने हैं, आपको टिकट ना देकर ये डॉक्टर संजय के लड़के को दे रहे हैं, आप तो अपने हैं, आप हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन ये नहीं मानेगा और चुनाव लड़ जाएगा, आप 20,000 वोट से हार जाएंगे। उन्होंने तो हमने कहा कि ये चाहेंगे तो पूरा विधानसभा पूरा जिला सही कर देंगे, हमको पता है। इसलिए ये संगठित जब होते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। तो जैसे नेता को नेता बना दिए। अब बहुत सोचे थे लोग डॉक्टर संजय निषाद को कि ये हम लोगों का मसीहा होगा। जो डॉक्टर संजय का जीवन दान हमने दिया है और वो भस्मासुर के रोल में आया, हम नहीं जानते थे। इतना आसान करने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। डॉक्टर संजय जब जेल में बंद था तो मुझे कई सौ लोगों के द्वारा कहा गया कि भैया बिरादरी का नेता है, जेल में दवा के अभाव में मर रहा है। तो हम उसके पर गुस्सा थे कि समाज का शोषण करता है, दिन रात पैसे के लिए आरती कराता है, लोगों को गुमराह करके पैसा लेता है, हम नहीं जाएंगे, हमारा वसूल दूसरा है। तो बहुत कहने के बाद हम जब जेल में गए तो मेरा पैर पकड़कर रोने लगा और कहा भैया मेरा जान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, हमें हमारी दवा करवा दीजिए। उस समय हम जेल अधीक्षक से संबंधित जितने अधिकारी थे सबको टाइट किया और हमने एक चेतावनी दिया कि अगर डॉक्टर संजय की दवा नहीं हुई तो कल जेल के गेट पर क्या होगा हम नहीं जानते। दवा हुआ, जेल से छूटा और यह गद्दार जहां से हम चुनाव लड़ते थे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से, वहीं से ऐलान किया कि हम यहीं से लड़ेंगे। तो धन्य है माननीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने हमारी राजनीति जिंदा किया। और हमारे नेता का निर्देश है कि जो लोग किन्हीं कारण समाजवादी पार्टी के नीति से अलग हैं, भटके हुए हैं, उनके बीच में जाइए, आपकी पहचान है, उनको समझाने की ज़रूरत है और समाजवादी पार्टी से जोड़ने की ज़रूरत है। आप लोग विगत 10 वर्षों से केंद्र की सरकार मोदी जी को देख रहे हैं और 7 साल से
योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं उस समाज के लोगों को जो पिछली सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, हम याद दिला रहे हैं निषाद समाज के लोगों को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नाव, घाट, बालू खनन और जो भी उनसे पुश्तैनी पेशा था जिससे कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे बालू का खनन हो, नदी घाट तालाब के पोखरे हों, ये सारे सामान्य कर दिए गए हैं। बोली बुलवाते हैं और इस चीज को हमारे समाज के लोग नहीं समझते हैं। समाजवादी पार्टी में हम लोग की नेता रही बहन फूलन देवी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल से छुड़ाया और जेल से छुड़ाने के बाद उनको सांसद बनाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने सांसद रहते हुए गोली मार दिया और तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आज भी समाज को, खासकर हमारे समाज चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था से आप दूर रहिए। डॉक्टर संजय जो निषाद का शोषण किया है, आप एक नए सिरे से जो भी हो सकता है आपकी मदद में हम सक्षम हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने वैसा बनाया। हमको टिकट वो दे रहे थे गोरखपुर, तो हमने सोचा कि थोड़ा जिला बदला जाए, तो हम मांग रहे थे कि आप संत कबीरनगर से दे दीजिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके नाम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई सुल्तानपुर में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाकर कहा कि अब यहाँ आप चुनाव लड़ो। हमने मना नहीं किया और ये नहीं देखा कि कितनी बड़ी नेता है। हम कहें कि जब हम मुख्यमंत्री से लड़ते हैं तो मेनका गांधी तो उनसे छोटे ही नेता है, मुख्यमंत्री नहीं है। तो हमने वहाँ तय किया और जाकर चुनाव लड़ा। लोगों का बहुत समर्थन मिला, लोग पहले से खड़ा रहते थे। अब वही स्थिति आपको पूरे प्रदेश में लाना है। खासकर हमारे समाज के लोग, आप लोग बहुत पीछे गए, बहुत आप लोगों का शोषण हुआ है। चाहे थाने पर जाने के बाद दरोगा आपका सम्मान नहीं करता, तहसील में जाने के बाद आपका कोई काम नहीं होता, लेकिन आपके सही काम है तो हम उतना पावर में हैं कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। आपके साथ 12 बजे रात में भी जरूरत लगेगी तो हम आपके साथ आकर खड़ा रहेंगे। और सबको आप लोगों ने देख लिया, हमें भी, हमारा भी कार्यकाल देखे हैं। 2002 में जब मंत्री थे तो एक गलत करने वालों का एक पत्ता नहीं हिलने देते थे। आज वही स्थिति है। हम आपसे 2027 में आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दीजिए। आज जो भी आपके अधिकार को छीना गया है वो निश्चित तौर पर हम माननीय नेताजी से वापस कराएंगे। और ये तो आपको ये सारी बातें भावनात्मक बातें बोलकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन छोटी सी बात आपको हम बताना चाहते हैं। वोट लेने के बाद कोई रिश्ता नहीं रखते। आप उनसे टेलीफोन से बात करना चाहते, टेलीफोन नहीं उठाते। आप कहीं संकट में आते हैं तो आपका कोई ख्याल नहीं रखते कि ये फला संकट में है, टेलीफोन कर रहा है कि हम उसकी मदद में खड़ा हूं। तो आखिर हमारा समाज कम संख्या में आए हैं, लेकिन ये चाहेंगे तो पूरा विधानसभा पूरा जिला सही कर देंगे, हमको पता है। इसलिए ये संगठित जब होते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। तो जैसे नेता को नेता बना दिए। अब बहुत सोचे थे लोग, डॉक्टर संजय
निषाद को कि ये हम लोगों का मसीहा होगा। जो डॉक्टर संजय का जीवन दान हमने दिया है और वो भस्मासुर के रोल में आया, हम नहीं जानते थे। इतना आसान करने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। डॉक्टर संजय जब जेल में बंद था तो मुझे कई सौ लोगों के द्वारा कहा गया कि भैया बिरादरी का नेता है, जेल में दवा के अभाव में मर रहा है। तो हम उसके पर गुस्सा थे कि समाज का शोषण करता है, दिन रात पैसे के लिए आरती कराता है, लोगों को गुमराह करके पैसा लेता है, हम नहीं जाएंगे, हमारा वसूल दूसरा है। तो बहुत कहने के बाद हम जब जेल में गए तो मेरा पैर पकड़कर रोने लगा और कहा भैया मेरा जान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, हमें हमारी दवा करवा दीजिए। उस समय हम जेल अधीक्षक से संबंधित जितने अधिकारी थे सबको टाइट किया और हमने एक चेतावनी दिया कि अगर डॉक्टर संजय की दवा नहीं हुई तो कल जेल के गेट पर क्या होगा हम नहीं जानते। दवा हुआ, जेल से छूटा और यह गद्दार जहां से हम चुनाव लड़ते थे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से, वहीं से ऐलान किया कि हम यहीं से लड़ेंगे। तो धन्य है माननीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने हमारी राजनीति जिंदा किया। गली गली भाग रहा था लेकिन डीआईजी को बुलाकर उसके मुकदमे को खत्म कराया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा गद्दार, इतना बड़ा लालची समाज को लूट के रख दिया है। तो इसलिए आप इससे सावधान रहिए। और जिस पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी कुछ कर नहीं सकती है। सवर्ण के लिए आरक्षण तो 4 दिन में जारी कर दिया। निषाद समाज के लोग आरक्षण की मांग करते करते अभी चल ही रहा है और आरक्षण दिलवाएंगे। इसके नाम पर डॉक्टर संजय लोगों का शोषण कर रहा है और झूठ बोलकर अपना लाभ, अपने बहू को, अपने एक बेटे को सांसद विधायक बनाने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हम आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि डॉक्टर संजय अब समाज का शोषण नहीं कर पाएंगे। जिस दिन से हम सांसद हुए हैं अपने घर मात्र 4 दिन गए हैं। हम लगातार क्षेत्र में हैं और लगातार इस चीज से आगाह कर रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाले से सावधान रहिए। आप समाजवादी पार्टी ने तो 5 टिकट दिया था निषाद समाज के लोगों को, नहीं जिता पाए और कुछ लोग आत्मविश्वास में चुनाव हार गए। नहीं तो मेहनत किए होते तो चुनाव जीत गए होते। हमारे जैसे व्यक्ति मेहनत के बल पर वहाँ कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और 3 बजे खाना खाते थे, 9 बजे दिन में निकलते और 3 बजे आते थे, फिर 6 बजे जाके वहाँ इतनी मजबूत, इतना नेता थी वो, जैसे जिसका वो प्रधानमंत्री की बहू इंदिरा गांधी की। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये लोग सत्ता में हैं, तो उसको हराना बहुत कठिन था। लेकिन मेहनत करके लोगों को समझाकर चुनाव जीता गया। हम ये भी सत्र चल रहा था तो लोग कई होटल में खाना खाने बैठते तो लोग कहते थे कि आप सांसद हैं, तो हम बोलते थे हाँ है। हम कैसे पहचाने का, टीवी पर देखते थे आप सांसद हैं। जब हम कहते थे कि हाँ हम सांसद हैं और मेनका गांधी हमसे चुनाव हारे हैं तो कहते हैं लोग की एक बार और बधाई। मेनका को हराने के लिए एक बार 2 बार बधाई देते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा सटीक मजबूत पर भी कौन करेगा। स्वागत हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है और हम समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को 2024 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये अभियान चल रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा।
इसी क्रम में स्वागत के बहाने संगठन और पदाधिकारी को सक्रिय किया जा रहा है। अपने लोगों से अपील किया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिलने वाला नहीं है। उनके जो भी रोजी रोटी थे, बालू, नदी का घाट, पट्टा, आरक्षण, ये सारे मुद्दे को रद्दी की टोकरी में भाजपा डाल दी है। तो हम फिर से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी ये सब जो शासनादेश निषाद समाज के खिलाफ हुआ है उसकी वापसी होगी। इसके पहले संजय निषाद जी तो भाजपा गठबंधन में उन्होंने समाज के लिए घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम सांसद बनेंगे तो निषाद समाज को हम आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। उस पर क्या कहा? वो नहीं कर सकता। वो आदमी समाज का शोषण किया है, दलाली किया है समाज के साथ, इसलिए समाज के लोग भी उसको लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हरा दिया। आने वाले दिनों में अब डॉक्टर संजय का दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है। लोग उनसे हिसाब लेंगे कि आपने जितना चंदा लिया है, शोषण किया है, उसका हिसाब लेंगे और वो गलतफहमी में न रहें। डॉक्टर संजय का चेहरा लोग पहचान चुके हैं कि ये खूनी चेहरा है, खूनी पंजा है। निषाद समाज का शोषण किया है। आरक्षण की मांग करते करते एक दिन भी न सदन, लोकसभा या विधानसभा, विधान परिषद में, तीनों जगह ये सब थे, एक बार भी निषाद समाज के आरक्षण की बात को नहीं उठाए। तो लोग भी समझ गए हैं कि डॉक्टर संजय को 10 टिकट भाजपा ने दिया था और सारे टिकट को बेच दिया और निषाद समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। वो अपने भाई, भतीजा, बेटे के लिए काम कर रहा है और हम समाज के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे भेड़िए के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़िए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 निषाद को समाजवादी पार्टी से टिकट दिए थे और 2 लोग जीते, 3 लोग किसी कारणवश नहीं जीत पाए। लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज को सम्मान दिया है। फूलन देवी को जेल से रिहा कराए, निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिए थे और फूलन देवी जी को सांसद बनाया था समाजवादी पार्टी ने। आने वाले समय में भी अब हम लोग इसमें लगे हैं कि निषाद समाज को सम्मान मिले, उनका जो आरक्षण खत्म हुआ है वो वापसी हो सके। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 240 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। सुल्तानपुर के सांसद रामभुवाल निषाद जी का आज खिड़किया स्थान में आगमन हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि श्री रामभुवाल निषाद जी पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता हैं और लगातार ये पिछड़े समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। पिछड़े समाज को मजबूत करते हैं। निषाद समाज का एक संरक्षक के रूप में उनके साथ मिलकर काम करते हैं और वर्षों से समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में ईमानदार और बड़े कर्मठ नेता हैं। और सुल्तानपुर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सांसद प्रत्याशी बनाया और अपने मेहनत के बल पर लोगों का विश्वास जीतकर और वो अखिलेश जी के परचम को फहराने के लिए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया और वहाँ की जनता उन पर विश्वास करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति पर विश्वास करके उनको सांसद बनाई। यह बहुत बड़ी जीत है पिछड़े समाज के लिए। और वह इतने बड़े नेता जो 8 बार से सांसद रहे, बड़े परिवार की घराना की मेनका गांधी जी, लेकिन उनको इतना बुरी तरह से वहाँ के लोगों ने रामभुवाल निषाद के चेहरे को देख करके, उन पर भरोसा करके मेनका गांधी को जिता करके इनको विजयी बनाया। तो इसलिए हम पिछड़े समाज के लोग, पूर्वांचल के लोग, सभी लोगों का बहुत इससे गौरवान्वित हैं और उनको अपने बीच बुला करके सम्मानित किया गया है। और सबको उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ पिछड़े समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, हर पिछड़े समाज के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम करूँगा और कार्यकर्ताओं को मजबूत करूँगा। क्या नाम होगा आपका? विक्रमा यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा पड़ोगा। कार्यक्रम कर लेने की बात
चल के राहत मिली है इसमें आपको पता है वो कब का मामला है? 2009 का अखिलेश के जमाने का मामला है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब का वो मामला है। आज का मामला नहीं है। लीक अब हो रहा पेपर नहीं, समाजवादी पार्टी के सरकार में पेपर जब लीक हो रहा है इधर। सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री जी क्या लग रहा है सरकार गिर जाएगी? कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। सरकार गिर जाएगी, मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? सरकार किस तरह से लाई होगी जी? और आपके पास केशव प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के 27 में 17 जैसे दावे को आप कहाँ तक देखते हैं? जो उन्होंने 17 का दावा किया है 2017 में जो सीटें आई थी वो 27 में आएगी, क्या इसको किस तरह से देखते हैं? सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में ही वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 325 सीटें जीती गई थी मेरी सरकार। याद होगा आपको, हम साथ नहीं थे, 75 हार गए। याद है ना? याद है योगी जी की जो अभी उपचुनाव की रणनीति है, जो कार्यकर्ताओं का सवाल है, हम तो देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं। अगर आप सर्वे करेंगे तो 95% कार्यकर्ता खुद से वो थाने जा रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है। आप जाकर के किसी सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। अभी एक विधायक जी कह रहे थे कि मोती सिंह जी ने तो ये भी कहा कि आप लोग तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। योगी जी की बनाई हुई लिस्ट में आपका नाम नहीं है अभी जो उपचुनाव होना है। 30 मंत्रियों की सूची में आपका नाम नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की सूची है, न कि भारतीय समाज पार्टी की। आपको ये भी पता होना चाहिए। सहयोगी दल है, लगातार आपको स्टार प्रचार सहयोग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर नाम लिखने की बातें सामने आ रही है। भाई देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना, हम लोगों का काम है, सरकार का काम है काम करना। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताओ कि सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे ना, लेकिन इस सरकार में कहीं दंगे हुए? सौहार्द क्या लगता है नाम लिखना सही होगा? मंत्री जी सरकार कुछ ठिकाने की राजनीति कर रही है और ये इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में नाम अपना इस बार जो है यात्रा में क्यों समाज को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे। ये अपने हिसाब से सरकार चलाएगी, योगी जी अपने हिसाब से चलाएंगे कि अखिलेश जी के हिसाब से? अखिलेश जी चलाए नहीं, अखिलेश जी चलाए अब पिछड़ों का हिस्सा तो लूटा। अब पिछड़ों का 27% आरक्षण को 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण बात करके सबको दिया जाए। क्या किया उन्होंने? नाई गुणपाल कुम्हार राजभर चौहान बिंद किवट अमला दुल्हा दुनिया अंसारी को क्या दिया? मंत्री जी पेपर लीक मामले में आपके विधायक का भी नाम है, क्या कहना चाहेंगे? शायद भरम में झूठ क्यों बोलते हैं? फर्जी खबर बताते हो आप, फर्जी खबर बता रहे हो कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, वहाँ नाम नहीं है और आपके यहाँ नाम है, यही तो खबर चलाते हो आप। अरे दिन दहाड़े एक मिनट भैया, थोड़ा सा साइड, एक मिनट भैया। और लड़कियों को जीवन कारोबार देखी जा रही है कि लोग जो थे इधर यात्री काफी लॉन्ग रूट के थे, तो उन लोगों को गंतव्य पहुंचाने के लिए जो प्रबंधन होना है उसके लिए हम लोगों ने लाइन अप किया है। लोकल लेवल पर बसेस और एम्बुलेंसेज, यहाँ तक कि हमारे अपने वाहनों से हम लोगों ने तुरंत भेज दिया और लोग जो हैं काफ़ी लोग पहुंच भी चुके हैं मनकापुर स्टेशन, और बाकी रेलवे के साथ समन्वय के साथ में रेस्क्यू स्पेशल से उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। कितनी कैजुअल्टी हुई है? बताया मैंने, संख्या 2 की कैजुअल्टी जो है वो यहाँ पर देखी। घायल लोग हैं 20 के लगभग CHC में पहुंचे। सामान्य माइनर चोटें हैं जिनको, जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार यहीं पे दिया गया, क्योंकि एम्बुलेंसेस पर्याप्त यहाँ आ गई थी, मेडिकल टीमें आ गई थी, और फिर उनको अग्रतर कार्रवाई और उपचार के लिए भेज दिया गया। एक बार में पूछ ले, 100 लोग अलग अलग निकले। क्या स्थिति है, क्या जायजा लिया आपने? अधिकारियों ने अभी तक क्या बताया, कितनी कैजुअल्टीज हुई है? देखिए करीब
जो आपके सामने जो डब्बे डिरेल हैं आपको दिख ही रहे हैं। कैजुअलिटी इसमें अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर CHC और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सकें। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे हमने DRM से हमारी बात हो गई है। गोरखपुर में ट्रेन तैयार हो रही है, स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, वो आएगी और यहाँ से ये जो यात्री आगे जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे, कटिहार जा रहे थे, जो आगे अपने जगह पे जा रहे थे, उनको ये ट्रेन यहाँ पे लोड करके उनको अपनी अपनी जगह पे पहुँचाया जाएगा। अभी यहाँ जिला प्रशासन से क्या बात हुई आपकी कि अभी जो मटेरियल है इसको कब तक खाली करा के सुचारू रूप से चालू करा? देखिए, ये जब DRM साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, आप प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी बेस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से, उसमें कोई दो राय नहीं है। बतौर विदेश मंत्री आपके CM से क्या बात हुई, इस हादसे को लेकर CM से क्या बात हुई? देखिए, हमारी CM के यहाँ से फोन आया था, हमारे पास मैसेज आया है कि यहाँ वेरी ऑन नॉट हाई ना। That's very good. That's very nice. Very such a relief. ठीक है, हमारी बात भी कर ली है सर। DRM साहब से बात हो गई, हमने कहा वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन भेजें तो ये गोरखपुर कटिहार ले जाएं। अब नाउ द मेन थिंग वी नीड इज ये जो मेन रोड है हमारी, वहाँ से बस का हमें प्रबंध चाहिए जो यात्रियों को मनकापुर स्टेशन तक ले जा रही है ना। हाँ, वो हम भी RTO को ट्राई कर रहे थे, तब पता था आपने ऑलरेडी बात कर लिया, बट आप लोग बहुत टाइम से पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। फर्स्ट हैंड आप ही से मिली है, मतलब जी कंट्रोल रूम और जी, यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने तुरंत बताया हम लोगों को। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को बताया। नहीं, चलिए, मतलब ये इतना ये है कि बहुत ज्यादा भीषण घटना, बड़ा हादसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, इससे बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जैसे क्या CM के यहाँ से जैसे आपने बताया कि देखिए, वहां से फोन आ चुका, हमारे पास पार्टी से फोन आ चुका है, शासन से फोन आ चुका है कि मौके पे पहुंच के अपडेट करें। तो यहाँ पे आप ही देख ही रहे हैं, सारा काम हो गया, सारा इवैक्यूएशन कंप्लीट है। अधिकारियों ने यहाँ पे बहुत तेजी से काम किया है। हमारे SP, DIG और पुलिस फोर्स लगी है, उन्होंने वो एक एक डब्बा जांच कर रहे हैं तो कोई छूटा ना हो, किसी का सामान इधर ना जाए। DM साहब ने आके यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सहायता, CMO साहब आ गई हैं और जितने भी घायल थे उनको तुरंत पहुंचाया गया। आप मौके पे देख सकते हैं, अभी इतनी जल्दी यहाँ पे कोई आपको मौके पे ना घायल मिलेगा, ना आपको कोई यहाँ पे यात्री, कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है। सब लोगों को उनके जगह तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। गांव के लोगों ने भी बहुत मदद की है, उन लोगों ने पानी पहुंचाया है, राहत कार्य किया, डब्बे से फंसे लोगों को निकाला है, सूचना दी है। यहाँ के लोकल लोगों ने इनका बहुत बड़ा इसमें सहायता इन लोगों की तरफ से हम लोगों को मिली है। देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है ना, ये तो हम लोग की सरकार करेगी कुछ ना कुछ, अभी तो बहुत जल्दी, अभी तो मुश्किल से देखिए कितना टाइम हुआ है नहीं। तो DM साहब विल गो है ना, अभी ठीक, अदरवाइज दिस विल कैरी, देयर इज नोबडी लेफ्ट। हेलो, हाँ भाई, बस वही से डॉक्टर करते बच्चा बोलते यानी ये क्या है, अरे देखिए बहुत पानी था। अरे बात रात पूरा चलो हो दोहराओ ना, आज नहीं हो, चलो कहाँ कर इसी का
मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा हमारे जनप्रतिनिधि ने और प्रमुख सचिव सर ने बताया कि ये अभियान हम लोग हर वर्ष मना रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी हो रही है। और ये धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है कि ये एक जन आंदोलन बने। जन आंदोलन बनेगा तो अपने आप उसकी जो सफलता की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम लोग इसकी आवश्यकता क्यों है ये तो अभी किसी को समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग साल दर साल देख रहे हैं जो भी चाहे अधिक गर्मी पड़ रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं हो रही है। ये जो सब चेंजेस हो रहे हैं, ये सब जो क्लाइमेट चेंज है, जंगल कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, उन्हीं के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। जैसा सर ने बताया कि पानी, वायु, मिट्टी और पेड़, ये जो प्रकृति की तोहफे हैं, धरोहर है, इनको संरक्षित करना हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और उस दायित्व का हम लोग निर्वहन करेंगे तो हमारे लिए भी माहौल अच्छा होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी माहौल अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से हमारे माननीय प्रमुख सचिव सर का, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, यहाँ की सम्मानित जनता का और मीडिया के बंधुओं का और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। 1 तारीख से 1 वीक का लिए चालू हुआ था प्रारंभ में, एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसके बाद हम लोग जनपद में लगभग 40 लाख से अधिक पौधे लगा रहे हैं, जो आज लगाए जा रहे हैं और 1-2 दिन पहले लगाए जा चुके हैं। पिछले वर्षों में भी ऐसी कार्रवाई हुई है और जैसा यहाँ पर देख भी रहे हैं काफ़ी सारे पौधे जो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि पिछले 7-8 सालों में लगभग 50-60 हज़ार पौधे यहाँ पे लगे हैं। तो देखिए, पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा हम लोगों ने इस बार मौसम में आप लोगों ने कुछ अनुभव किया होगा कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी थी, जो इस मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। बारिश जब होनी चाहिए तब बारिश हो नहीं रही है और जब नहीं होनी चाहिए तब हो रही है। तो ये सभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी के प्रभाव के कारण हो रहा है। उन्हीं सब इफ़ेक्ट्स को ठीक करने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को, आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण उनके लिए उपलब्ध कराने के लिए हम सब लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी है कि पेड़ों को न केवल लगाएं, उनको बचाएं, उनका संरक्षण करें, ताकि पेड़ फिर हमारा संरक्षण करें। तो ये हम सब लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी है और हम सब लोगों को, आप सब लोगों के साथ मिलकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। तभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, वो हम लोग सब पूरा कर पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है। मैं प्रमुख सचिव सर का, माननीय विधायक जी का, आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। ये ग्राम हरदोई गुजर थाना 8 की घटना है। घटना दिनांक 12/6/2019 को सुबह 9:30 बजे की है। वादी दीपक कुमार के परिवार में शादी थी। उसी परिवार में शामिल होने के लिए रिश्तेदार दिनेश पाल निवासी रहें थाना चिकासी का आया हुआ था और वादी की अबोध बालिका 5 महीने की जो थी, उसको खिलाने के बहाने झाड़ियों की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और वापस आ रहा था, जिससे उसके गुप्तांग से ब्लड निकल रहा था। उसी समय रिश्तेदार रति बुआ ने उसको देख लिया और पूछा ये क्या है, तो वो लड़की को वहीं छोड़कर गिराकर भागने लगा। उसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसी के नामजद एफआईआर पंजीकृत हुई। विवेचना दौरान उसके खिलाफ पॉक्सो 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप न्यायालय में घोषित किया गया। आज न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा अभियुक्त दिनेश को 30 साल के सश्रम कारावास व 50,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के ओर से पैरवी मेरे निर्देशन में श्री बीरराज सिंह राजपूत द्वारा की। मुश्किल रोल एक ही बार में। एक सेकंड सर ये बताइए क्या कार्यक्रम है सर यहाँ पे? क्या कार्यक्रम है? 7 साल से आपकी सरकार है, हर बार वृक्षारोपण होता है। देखिए, आप 2018 से पहले के आंकड़े आप देखिए, जो हमारा हरित क्षेत्र था उससे जुड़े जो आंकड़े हैं, और 2018 के बाद आप आ जाइए 2024 में, तो आपको किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूँ, प्रश्न खड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा।
बहुत बेहतर तरीके से 2018 में हम देश में 24वें स्थान पर थे और 10 अंकों का सुधार करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है, ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है। आम जनता को और इस अभियान के साथ जोड़ना है। आवश्यकता पड़े तो गांव-गांव इसका अभियान चलाएं, हम विद्यालयों में जाएं, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके बीच में भी वृक्षारोपण और जंगल ये जो प्राकृतिक महत्व है उसकी चर्चा करें, उनको अवेयर करें, तो ये ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने लगातार अधिकारियों पर आरोप लगाया है, लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि परेशान है, क्या करेंगे? देखिए, इस तरह की जो बात जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने भी और सरकार ने भी एक उचित प्लेटफार्म बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उस प्लेटफार्म पर जाए, अपनी बात को कहे। हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, किसी को कुछ कहना है, खुला प्लेटफार्म दिया गया है, वहाँ बैठना चाहिए, परिवार में अपनी बात को कहनी चाहिए। और अति उत्साह में इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह की जो सूचनाएं आती हैं, वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है और उनके भी राजनीतिक जीवन पर इसका निश्चित तौर पे असर पड़ता होगा। तो कोई बात है तो परिवार में बैठ के चर्चा करें। सर, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ वाले रूट पे नेम प्लेट लगाए जाएंगे। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, विपक्ष क्या है कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है, वो कोई तथ्य के साथ विरोध करें। हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पटरी व्यापारी हैं या दूसरे व्यापार, हम कहीं बड़े प्रतिष्ठान जो व्यापार के हैं, क्या हम उसके आंकड़े अपने पास नहीं रखते हैं? छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, अगर हम उसके भी आंकड़े रखें और जो उनकी दुकान पर जाने वाले उनके ग्राहक हैं वो भी उनके बारे में जानें, तो हरज क्या है? कांवड़ यात्रा केवल कांवड़ यात्रा समाज नहीं बटेगा जी, समाज नहीं बटेगा। नहीं, इससे क्यों समाज बटेगा? अब जितने भी आप एक छोटी भी दुकान अगर चल रही है अपने दुकान में, अपने घर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है? हमारे पास है रजिस्ट्रेशन। नहीं, वो नेम प्लेट वो भी लगाते हैं, तो उससे क्या समाज बढ़ता है क्या? ये तो हम लागू किया जाना चाहिए कि आपको लगता है कि हर जगह लागू किया जाए? अभी हम उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आए हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई साजिश न होने पाए। अभी ये सावन का मास है, आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाली एक बहुत बड़ी संख्या सड़क पर निकलती है उनका जलाभिषेक करने के लिए। तो उस पर किसी प्रकार की कोई साजिश न हो, तो ये तो अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के माध्यम से भाजपा का हिंदुत्व को साधने का काम तो नहीं कर रही है? कांवड़ यात्रा आज से थोड़ा निकल रही है महाराज, ये तो हमेशा से निकल रही है। उसकी बात नहीं है। अच्छा, ये तो कहा नहीं कि इस धर्म के लोग सिर्फ दुकान लगाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी दुकानदार है उस रूट पर वो अपने नाम को जरूर सामने रखे, ताकि वो प्रशासन के नज़र में चीज़ें रहें। ओम नारायणाय नमः। अस्तु प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः। देवत्वा सविता पुनर्वसो पवित्रेण सुत्वा कामधुक्षः। वाम गंधर्वा असनस्वा भवद्गुणः ततो विश्वं व्यावतासनान व्यायासी गंधर्व।
ओम सक्राद। आज एक आजीवन कारावास की सजा हुई है हत्या के मामले में, क्या पूरा मामला था और किस तरह से इसकी पैरवी की गई? आज न्यायालय एडीजी फर्स्ट श्री शिव कुमार जी की कोर्ट द्वारा एक 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। घटना इस प्रकार है, दिनांक 1/11/2012 को वादी मुकदमा सुभाष चंद्र का बेटा राजेश व अपने मित्र मंगल के साथ कानपुर 1,20,000 लेके बकरा खरीदने के लिए गया था। चूँकि एक बकरे का व्यवसाय गोश्त बेचने का 20 साल से करता था, वहाँ अपने मित्र अभियुक्त सुखे और हरिप्रसाद के पास कानपुर पहुँचा और बकरा खरीदने की सौदा हुई। इसके पास चूँकि 1,20,000 था, उन लोगों की नीयत खराब हो गई, तो उन्होंने सह अभियुक्तों के साथ गंगा प्रसाद, गंगा स्वरूप शुक्ला और मुन्ना और भागीरथ पुत्र बाबूलाल और एक अभियुक्त और था जो चाय वाला था, उसके साथ मिलकर इसको नशीला पदार्थ पिला के और इसकी वहाँ हत्या कर दी। जब वो वादी का पुत्र वापस नहीं आया तो इसने थाना कोतवाली उरई में 10/11/2022 को 12 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और विवेचना दौरान इसी पुलिस ने जब जांच की प्रारंभ हुआ तो पाया कि इसकी हत्या इन अभियुक्तों द्वारा की गई है, तो 21/11/2012 को FIR पंजीकृत की गई। FIR पंजीकृत विवेचना दौरान 4 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिसमें प्रकाश में है सुखे और हरिप्रसाद, गंगा स्वरूप शुक्ला, भागीरथ व एक अभियुक्त और था जो चाय वाला श्रीराम, वो बाद में फरार हो गया है। इनके खिलाफ आरोप पत्र धारा 302, 201 IPC 364 में पंजीकृत किया गया। विवेचना दौरान आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आज मेरे निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियुक्त शासकीय अधिवक्ता श्री मोतीलाल पाल द्वारा पैरवी की गई। कठिन परिश्रम व परिस्थितियों को देखते हुए इसमें अभियोजन की तरफ से साक्षीगण प्रस्तुत किए गए और आज न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया। वो 27,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। लगभग कितने टाइम तक ये ट्रायल चल रहा है? ये लगभग 12 साल लग गए, टाइम लग गया इसमें। सरकार की ओर मैं चीफ हूँ कि माननीय मंत्री जी को बुके देकर उनका सम्मान। जिलाधिकारी महोदया, आदरणीय डॉक्टर हरिओम साहब को बुके देकर और पौध भेंट कर उनका सम्मान करें, सम्मान की श्रृंखला में मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर जी, माननीय विधायक चांदे, श्री श्याम सुंदर केसरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्री जगदीश सिंह पटेल जी, पानी लाओ जी। मन मेरा बड़ी, अगर मैं उनका कोई व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई ऐसा काम करता जो कानून के दुश्मन होता तो बड़ा दिया।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और अरे खा लो यार, चाचा खवा रहे हैं। बोलो नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी गलत लिखी कि आपकी विधानसभा में हम गए, हम रात में काम करते बस अब तो सम्मान भी न बचा पाए। विधायक जी को भी हमने बचा, विधायक जी को भी हमने पूरी बात बताई और एक सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं इसलिए। जितना उनकी है उतनी हमसे, सबका सम्मान उनको करना ही पड़ेगा, कभी वो जाकर जी अनुवादी में थोड़ी चलती है, सबके साथ ही चलती है, सबके लिए गाली देते कहते हैं। आज तक हम शिकायत उनकी नहीं करने गए, सफाई नहीं दे रहे। पंकज जी, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और ऐसे में आप कल देर रात से धरने में बैठी हैं, ऐसा क्या कारण है? कारण आप जिले के सम्मानित पत्रकार हैं। लगातार आप सबके द्वारा देखा जा रहा है कि महोबा जिले में कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कार्यकर्ता का उत्पीड़न हुआ है। इसके अलावा जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उनके पूरे अभी तक के शासनकाल में मैं जिलाध्यक्ष जी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन भाजपा हमारी माँ है। सम्मान के चक्कर में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लुट पिट रहा है, पार्टी में कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी कहती है कि हर कार्यकर्ता को काम, हर कार्यकर्ता को सम्मान, हर कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ व्यक्ति विशेष को काम, व्यक्ति विशेष को सम्मान, ये जनपद में चल रहा है। एक सिंडिकेट टाइप के लोगों ने जिलाध्यक्ष जी को घेर के रखा है, तो जनपद के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पार्टी से दूर करने का काम कर रहे हैं। मैम, आज क्या कार्यक्रम किया गया है? मैम, आज क्या कार्यक्रम किया गया है, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप लोग? आज महावृक्षारोपण अभियान था और इसके अंतर्गत सभी लोगों को एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। धरती माँ हमारी ताजगी से भरी रहे, धरती माँ में हरितमा बनी रहे और ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, इसलिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था पूरे देश के नाम, मुख्यमंत्री जी का, और हम समझते हम सभी का अभियान था। मैम, सबसे बड़ी चुनौती है कि पेड़ लग जाते हैं, फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, उसके बाद यही पेड़ खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया एक वृक्ष माँ के नाम। जो व्यक्ति अपने माँ के नाम से लगा रहा है, मैंने पूछा कि पानी कौन डालेगा? पानी डालने का प्रबंध पहले करना है, लुक आफ्टर पूरी तरह से करना। जैसे हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं, ऐसे में धरती माँ की देखभाल भी करनी है। आज कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है मंत्री जी? आज तो ये 52 लाख यहाँ पर रायबरेली का है, वैसे तो 36.5 का लक्ष्य है पूरा। स्लोगन देखेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम। माँ का मतलब सिर्फ अपनी माँ नहीं है, ये हम सबकी माँ है। ज़मीन, धरती, ये पृथ्वी। सामने से नहीं। टाइम लगेगा।
देखिए, आज रामपुर जनपद में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगभग 27 लाख पौधे लगाए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, तो उसमें रामपुर का इतना शेयर उनको आवंटित किया गया। यहाँ मुझे नोडल अधिकारी के रूप में देखने का अवसर भी मिला है। माननीय मंत्री श्री औलख जी के नेतृत्व में, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट भी किया है। बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ग्राम पंचायतों ने मेहनत की है, सभी विभाग के अधिकारियों ने भी, चाहे कृषि विभाग हो, आपका ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है, शिक्षा विभाग, सब लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। प्रयास ये रहना चाहिए कि ये वृक्ष बचे रहें। तो सर्वाइवल का जो रेट है अराउंड 80% तो ज़रूर रहना चाहिए, 80+ होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग रखवाली करेंगे, कुछ फेंसिंग कराएं, ग्राम पंचायत अपनी व्यवस्था करें, मनरेगा से जहाँ कहीं से भी आप बजट का इंतजाम करा सकते हो, तभी ये हमारा जो उद्देश्य है प्रकृति को बचाने का, वृक्ष आवरण बढ़ाने का, वो फलीभूत हो पाएगा। कोसी नदी बाहर पहुँचे, वहाँ पे जो कोसी नदी पाट ली थी और सीधे सबकी मदद से जो उसके खोद के निकाला गया, वहाँ पे पेड़ भी लगाए गए। नदी है ना, हाँ, ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है इस जनपद में। मैं CDO साहब को विशेष रूप से उसकी तारीफ़ करूँगा। उस लड़के ने बहुत मेहनत की है, और जो नदी बिल्कुल डेड जैसी हो गई थी, आज उसमें पानी बह रहा है, और उसके किनारे किनारे हम लोगों ने दोनों किनारों पर वृहद वृक्षारोपण किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके जो भी प्रेडेसेस थे उनका मार्गदर्शन, और जो उत्तराधिकारी इनके होंगे वो इसकी रखवाली ज़रूर करते रहेंगे। और लगभग 12-14 किलोमीटर लंबाई की नदी को जिंदा करना एक बहुत ही तारीफ़ काबिल काम है। काफ़ी पेड़ तो लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनकी देखभाल नहीं होती, सूखने लगते हैं। इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि इसकी फेंसिंग भी होनी चाहिए। देखिए, एक आदमी का 2 आदमी के बस का नहीं है। हम लोग अपने निजी खेत की मेड़ पे अगर पेड़ लगाते हैं तो ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बन जाती है। स्कूल में वृक्षारोपण होता है तो वहाँ के जो भी सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं, हेडमास्टर साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को समझाया जाए। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन उनको अगर समझाओगे आप, उनका अपनत्व उनमें डाल दोगे पेड़ के प्रति ना। बर्थडे पे हम लोग पेड़ लगवाते हैं बच्चों से, तो वो अपना पेड़ मानेंगे, तब जा कर के उसकी रखवाली होगी। एक फीलिंग, एक अटैचमेंट वृक्ष से बनना चाहिए बच्चों का भी, हर इंसान का, तब वो सुरक्षा बनी रहती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को पेड़ों को लेकर? भाई, यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हाँ, अरे ये उधर पीछे ले जा, पीछे इधर पूरा कर लो। स्थिति इन्होंने ऐसी कर दी है, क्या करेगा? हो गया? नहीं हो गया? आप छोड़ दें सर, ये लोग लगा देंगे। हाँ सर, कैसे दबा दे? पहले इसको दबा दो बेटा। ईमानदार निरीक्षण को तैयार है। संतरी खड़ा रहे, बाकी सब जन।
जाएगा तो क्या करेंगे और दे रहे हैं। सर जामुन थोड़ा फाड़ा पीछे रख दें। आप इससे डालो पावर। ठीक सर। मीडियम सर का उधर, मीडियम सर का इधर है सर। ये आपका ये इधर पेड़ लाओ सर। मार वाला ये वाला सर। ये आगे तो ये बच्चों पीछे सर। आप कहाँ लग रहा अब बुला प्रताप जी अंदर घुसने ना दे रहे हैं। अंदर मुहर्रम के दिन एक घटना विकास में आई थी रिलायंस पेट्रोल पंप में, क्या पूरा मामला था, किस तरह से पूरा घटना खुलासा हुआ? देखिए 17 जुलाई रात को 1:30 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रिलायंस पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति कार्यरत है और उसके साथ कोई घटना हुई है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां पे पहुंचे थे और घटनाक्रम इस तरह से पाया गया कि रिलायंस पेट्रोल पंप पर 2 लोग रात को पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे थे। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद था और उसके 2 कर्मी जो थे वो अंदर सो रहे थे। इनके द्वारा दरवाजा खटखटाया गया, उनके द्वारा बताया गया कि पेट्रोल अभी नहीं दिया जा सकता है, जिस पर ये लोग उग्र हो गए और इन्होंने उस दरवाजे को, जो कि कांच का बना हुआ था, उसको इन्होंने मुक्का मारा, जिससे वो कांच का गिलास तुरंत ही टूट गया और अंदर जो एक इनमें कर्मी था अमित वर्मा सन ऑफ वासुदेव, इसके गले में उस कांच का एक टुकड़ा जाकर लग गया, चुभ गया, जिससे उसको भयंकर ब्लीडिंग शुरू हो गई। और इस तरह के हालात देखकर ये दोनों मोटरसाइकिल सवार जो थे तुरंत वहां से फरार हो गए और पुलिस ने तुरंत ही इनको जो है कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो इनका जो उपचार चल रहा था हायर सेंटर रेफर कराया गया झांसी, जहां से अब वो ग्वालियर में उपचाराधीन है। और सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए थे, जिसके आधार पे 3 टीमों का भी गठन मेरे द्वारा किया गया था और लगातार इसमें जो है पहचान के प्रयास किए जा रहे थे कि ये लोग कौन है। इसी तरह मुखबिर ने सूचना दी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है और इनको जो है पकड़ लिया गया है। इनके नाम है अरसल उर्फ अमान, ये भट्टीपुरा महोबा का रहने वाला है, और जुनैद खान उर्फ शिबू, ये काशीराम कॉलोनी बिच्छू पहाड़िया का रहने वाला है। और इन दोनों के द्वारा इस घटना को कारित करना भी बताया गया है, सेम घटनाक्रम। और इनके द्वारा जो ये मोटरसाइकिल इन्होंने इसके लिए प्रयुक्त की थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है। और इसमें जो FIR संख्या हमने 350/24 हमने रजिस्टर की थी, इसमें 110 धारा लगाई गई थी, किंतु वो व्यक्ति सीरियस है बहुत और इसमें फर्दर
स्टेटमेंट्स वगैरह, डॉक्टर के स्टेटमेंट्स वगैरह के आधार पर इसमें 109 की बढ़ोतरी करी गई है। साथ ही इसमें SC/ST एक्ट की भी बढ़ोतरी की गई है। और इस तरह से इस बहुत ही सनसनीखेज एक सीरियस मैटर था, इसको बहुत कम टाइम में जनपदीय पुलिस ने सॉल्व किया है। और आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसकी हम प्रभावी पैरवी करें और बहुत जल्दी इनको जो है न्यायालय से भी दोषी सिद्ध करवाएं। लाइसेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हमारे जिले में बंदूक का नहीं, छुरी का भी लाइसेंस नहीं बन रहा है। यह छोटी बात नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी जाते जाते कलेक्टर ने बलिया का एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचे मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता का लाइसेंस नहीं है। बनारस में बनता है कि नहीं बनता है माननीय मंत्री? प्रधानमंत्री जी आपने भी बनवाया है, और मैं तो विपक्ष में था तभी बनारस बनवा देता, लेकिन बलिया में नहीं बना। तहसील में हमारा कार्यकर्ता और लोगों की तरह चोरी करने नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तहसीलदार से, सीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश के लिए, दाखिल खारिज के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जाता है, तो कचहरी में जो लोग बैठे हैं, लेखपाल से लेकर के सीएम तक, वह सम्मान नहीं देते हैं, जो सम्मान नहीं आते। माननीय मंत्री जी, मैं तहसील में गया था, SDM भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे, और जिस तरह से लोग खड़ा होकर के अपनी फरियाद के लिए भटक रहे थे, पप्पू जी आप भी गए थे, दर्जनों लोगों का हम लोगों ने काम कराने का काम किया। कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ जाएगा जब बलिया का तहसीलदार SDM अपनी बगल वाली कुर्सी पर हमारे मंडल के प्रभारी को बैठा लेने का काम करे। थाने पर दरोगा, हमारे मंडल का प्रभारी, हमारे जिले का प्रभारी और पदाधिकारी जाता है, तो उससे कौन बात करना चाहता है? दलाल जी को विनोद द्विवेदी अपने बेडरूम में बुला लेता। एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त देनी पड़ती है? चौकी से लेकर के अब कलेक्टर तक की दरखास्त पहुंचती है, 6 महीना खत्म हो जाता है। चौकी से लेकर के और कप्तान के ऑफिस तक पैसा दिया जाता है। पहले भी दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिया जाएगा, यह संकल्प लेकर के आपको हम लोगों के साथ लेकर के, अब तो गया संकल्प जी, मैं भी आपका क्या करता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ कि नहीं? तो हम लोग का समाज के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी एक दिन बुलाइए उच्चाधिकारियों को और फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं, और जनता की सेवा में जो व्यवधान पैदा करेगा उसका खैर। इन्हीं शब्दों के साथ, आग्रह के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए पुनः मैं परिवहन मंत्री से, प्रभारी मंत्री से आग्रह करूंगा, एक मीटिंग कीजिए जिला के अधिकारियों को,
और जिस भावनाओं को हमने व्यक्त किया है उसको उसके सामने रखिए और न्याय दिलाइए कलकत्ता को। यही कलकत्ता गांव गांव जाएगा और जो माहौल बिगाड़ा है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, उसको फिर बनाने का काम करेगा और 27 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। हम लोग क्षेत्र छोड़ के कहाँ जाए भाई? हम लोग क्षेत्र छोड़ के कहाँ जाए? अच्छा, क्षेत्र छोड़ के तो मोबाइल बंद कर ले। किसान त्राय कर रहा है और आप लोग, आपके जो बैठे हैं लोग, पानी नहीं बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भीतर में जो समस्या है, तो पहली बार मैं 25 साल की राजनीति, 30 साल की राजनीति पहली बार देख रहा हूँ पानी का ये संकट हुआ है। मतलब मुख्यमंत्री जी तक से कह आया, अब और किससे कहूं? हाँ, हमारी सारी जायफ, टिकरी, अमेठी सब डिवाइस चलवाइए। हाँ, खुलवाइए और सब चलवाइए। ठीक, सारी मायने हमारी नहरें चल जानी चाहिए, चाहे नीचे पानी जाए चाहे न जाए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक, ब्रांच में बढ़ाए ना बढ़ाए, और नहीं तो जाके मैं खड़ा होकर खुलवा दूंगा सब नहरों को, जो FIR करना हो करें। हाँ हाँ, ठीक। बलिया में कुल 30 बंदे हैं, 2 नदियां मेन सरजू और घाघरा हैं, और यहाँ पे नदियों का जलस्तर अभी बढ़ा हुआ था। सरजू खतरे के ऊपर चल रही थी, जो वर्तमान में खतरे के नीचे हो गई हैं, और सरजू में पानी बढ़ने की वजह से फ्लड प्लेन जोन में कुछ जगहों पे कटान हो रही थी, लेकिन कटान अभी रुकी हुई है। वहाँ के लोग जो है वर्तमान में वहाँ एडिटेड बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाढ़ से पहले विभाग पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो, जो माकूमल व्यवस्था होनी चाहिए वो रहे। जैसे बाढ़ के क्षेत्र सरकार के ऐसे व्यवस्था, बाढ़ रोकने से, कटान रोकने से पूरी व्यवस्था क्या है बलिया में व्यवस्था? बलिया में जो बाढ़ विभाग के जिम्मे काम है, जैसे आपने जनरेटर की बात की, सेंसिटिव पॉइंट पे स्टॉक मटेरियल, परियोजना का काम करा दिया गया है। वर्तमान में तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी तरह की किसी भी तटबंध पे कोई खतरा नहीं है। और पिछले वर्षों की बात इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ से कोई आपदा नहीं आएगी। जहाँ तक मोरल की बात किया जाए, सीमेंट की बोरिया, बोल्डर वगैरह, क्योंकि जहाँ तक ये समझ में आता है कि बाढ़ कटान एकदम अपने रौब स्थिति पर रहता है, तो विभाग के पास कुछ रहता नहीं, कमी अभाव होती है। लेकिन इस साल क्या है? हमारे यहाँ 4,40,000 सीमेंट की बोरियां और जगह जगह भर के रख दी गई हैं। 31,000 घन मीटर बोल्डर रखा हुआ है, GI वायर प्लेट रखे हुए हैं, और सारे सेंसिटिव पॉइंट पर रखे हुए हैं, ताकि हमको ढोना भी नहीं है। एज इट इज किसी भी समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों की किस तरह से ड्यूटी लगी है? JEXCN क्या है? JEXCN की ड्यूटी जो है पहले ही बांट दी गई है। फ्लड कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है, शिफ्ट में वहाँ कर्मचारी लगे हैं, तथा सुरक्षा समितियां भी बना दी गई हैं, उनके भी संपर्क में है। कहीं कोई इस तरह की जानकारी मिलती है, हमारे JE तुरंत पहुँच जाते हैं, हमारे पास भी फोन आ जाते हैं, और अभी तक कहीं कोई असुविधा नहीं है। कंट्रोल रूम की क्या व्यवस्था है? कंट्रोल रूम यहाँ पे हमारे यहाँ डिवीजन में कंट्रोल रूम स्थापित है, जहाँ पे कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू सर। महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में 11 और 13 जुलाई को पुलिस को 2 वाहनों में गोवंश लदे हुए प्राप्त हुए थे। इस पर पुलिस ने तत्काल 2 मुकदमे 96/24 और 98/24 पंजीकृत किया। ये मुकदमे हम लोगों ने गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया और इसकी विवेचना की गई। इसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारियाँ की गई। इसमें कुल अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है नासिर आलम पुत्र रफ़ीक, शहजाद पुत्र मोहब्बती, बंगाली पुत्र सोनपाल, अयूब पुत्र फ़कीरे। ये सभी बंजारा टोला थाना महाराजगंज तराई के रहने वाले हैं और इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों अभियुक्त 98/24 के मुलजिम हैं और इनमें से एक अभियुक्त शहजाद है, वो 96/24 का भी मुलजिम है और पुलिस में विधिक कार्रवाई कर रही है। यहाँ इनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताना चाहते हैं कि ये लोग जो छुट्टा जानवर होते हैं, उनको उस थाना क्षेत्र की जो तराई का इलाका है, जो कि नदी किनारे का इलाका है, वहाँ ले जाकर दिन में बांध देते हैं और रात में ट्रक पे लोड किए थे और ये पूरे साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं। और इसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिस ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, उस ट्रक के ओनर को मुलजिम बनाया गया है और उसके ड्राइवर को मुलजिम बनाया गया है, जिसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पार्टी को बचाएं, पहले अपनी पार्टी को बचाएं, फिर तब दूसरे के लिए बात करें। मंत्री जी, संगठन बड़ा है या सरकार? दोनों बराबर है।
दोनों बराबर है। सरकार के लोग संगठन में जाते हैं और संगठन के लोग सरकार में आते हैं। आप देख नहीं रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मंत्री हैं। तो सरकार और संगठन दोनों एक रेल की पटरी की तरह दोनों हैं, दोनों समान गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों का समान अधिकार है। मुझे कतिपय विश्वसनीय सूत्रों से थाना लंका वाराणसी के बताए गए 3 कथित वसूली लिस्ट प्रेषित किए गए हैं, जिनमें कथित रूप से थाने के वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों, जिन स्थानों और व्यक्तियों से वसूली हो रही है उनके नाम तथा वसूली की कथित धनराशि अंकित है। मैंने ये तीनों वसूली लिस्ट डीजीपी यूपी को प्रेषित कर इनकी सत्यता ज्ञात कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विद्या जी का मामला करीब 3-4 दिन पहले मुझे मालूम चला था और उसमें उन्होंने डॉक्टर सतीश के ऊपर के बारे में उन्होंने मुझे पूरा बताया था कि उन्होंने कैसे उनको बाहर भेजा है। उस पर मैंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो मैंने अपने यहाँ पर एक जांच कमेटी बिठा दी है 3 सदस्यीय, जो कि मैंने उनको 7 दिन का टाइम दिया मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करें। और दूसरा, डॉक्टर सतीश क्योंकि एक शासन द्वारा भेजे गए डॉक्टर हैं, तो मैंने वहाँ पर एक पत्र भी लिख दिया है कि इन पर उचित कार्रवाई हेतु हमें दिशा निर्देश दिए। क्या एलिगेशन क्या लगे थे डॉक्टर सतीश? डॉक्टर सतीश पर एलिगेशन ये लगा है कि उन्होंने किसी पेशेंट को मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया है और उससे पैसे भी लिए हैं ऑपरेशन करने के लिए और उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं किया। डॉक्टर रजत एक हैं आपके यहाँ, वो भी डॉक्टर हैं और आपके कॉलेज से हॉस्पिटल से महज 500 दूरी पे अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। क्या ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर रजत एक संविदा के डॉक्टर हैं, तो वो अपना अस्पताल खोल सकते हैं। संविदा कर्मचारी क्योंकि एनपीए नहीं लेता है, लेकिन उसमें उनकी 2 चीज़ें हैं कि वो जिस समय उनकी ड्यूटी है या जिस समय उनकी ओपीडी है उस समय वो अपनी क्लिनिक पर नहीं बैठेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल के मरीज अंदर से बाहर ले जा रहे हैं तो वो गलत है और उस पर उचित कार्रवाई ज़रूर होगी। ये आपसे मैंने पहले भी कहा था और मैं उस पर ज़रूर कहूँगा, शीघ्र ही आपको वो कार्रवाई देखने को मिलेगी। पैर में प्लेट डालना पड़ेगा। जो स्टील का प्लेट पड़ेगा उसका कीमत है 30,000 रुपया और जो प्लेटिनियम है उसका कीमत है 35,000 रुपया। तो वैभव सर ने मेरे मोबाइल पर एक नंबर मैसेज किया कि इनसे आप बात कर लीजिए और उनके अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिएगा, जो वैभव सर मेरे को मैसेज किए। वैभव सर ने ये पर्सनली मैसेज भेजा? हाँ सर, पर्सनली अपने नंबर से मुझे मैसेज किए। व्हाट्सएप खोलिए, दिखा रहे सर उनका नंबर। स्क्रीनशॉट है? हाँ स्क्रीनशॉट है ना सर, स्क्रीनशॉट लेके रखें सर। आप बोलते रहिए। एक मिनट सर, दिखा रहे सर। ये सर वैभव सर अपने मोबाइल नंबर से पर्सनली मुझे सर मैसेज किए कि आप इनसे बात कर लीजिए। जो जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि स्टील का जो प्लेट पड़ेगा उसका कीमत है 30,000 रुपया और प्लेटिनियम का जो पड़ेगा उसका कीमत है 35,000 रुपया। फिर जब हमारी सतीश सर से बात हुई तो सतीश सर ने कहा कि हम आपका इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे, आप यदि अगर हमारा हॉस्पिटल है गोरा बाजार स्थित, क्या तो नाम है हॉस्पिटल का, ट्रामा सेंटर जो सर गोरा बाजार गाजीपुर में स्थित है हॉस्पिटल, इसमें सतीश सर मुझे लेकर के गए। तो हमने सोचे कि वैभव सर जब गवर्नमेंट में बता रहे कि 30,000 इसका और 35,000 इसका, और सतीश सर बोले कि हम 40,000 कर लेंगे आपका, वहाँ हॉस्पिटल में चलेंगे तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे जिससे आप एकदम टनाटन हो जाएंगे, 15 से 20 दिन में आप चलने लगेंगे। तो हम सतीश सर के कहने पर हम उस हॉस्पिटल में गए। जैसे ही हमने गया हॉस्पिटल में तो उन्होंने फिर तुरंत आए पीछे से आने के बाद घाव देखने के बाद यहाँ पे एक होल की, जिसका मेरे पास फोटो है सर, यहाँ पे होल किया और यहाँ से होल करके उसमें रात डाल के एक ईंटा लटका दिए। ईंटा लटकाने के बाद ऐसी प्रक्रिया चलती रहा, करीबन 7 से 8 दिन चला। अच्छा, ये वैभव सतीश दोनों ने मिलकर किया कि एक नहीं, वैभव सर नहीं किए,
27 तारीख को हम इसमें सदर से प्राइवेट हॉस्पिटल में पीके सर्जिकल हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर 27 तारीख को शाम को जैसे हम पहुँचे तुरंत पीछे से सतीश सर आए और उसमें से राड डाल के ईटा लटका दिए। उसके बाद घाव देखने के बाद बोले अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। बोला ठीक है। ऐसे करते करते 6 से 7 दिन बिता दिए। मतलब 6 तारीख को मतलब मेरा 7 तारीख को ऑपरेशन किया, घाव देख लिए कि अब ठीक हो गया। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 10 दिन हमको प्राइवेट उस हॉस्पिटल में रखे। तो 40,000 मतलब 50,000 रुपये का डिमांड किए थे ऑपरेशन करने के लिए। जब हमारी माताजी रोने लगी और हमारा भाई रोने लगा तो उन्होंने 40,000 रुपया मतलब ऑपरेशन का लिए और हर रोज़ मतलब 2 दिन पे 2 से 2,500 रुपये का दवा देते थे। दवा, इंजेक्शन ऐसे मतलब करके दवा और मतलब ये मेरा चला रहे थे। चलाने के बाद जब छोड़े मेरे को 10 दिन के बाद घर जाने के लिए, जब 10 दिन के बाद हम घर से आए तो फिर ड्रेसिंग किए। ड्रेसिंग करने के बाद अपना ड्रेसिंग का पैसा लिए, दवा का पैसा लिए। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद बुलाए। 5 दिन के बाद गए तो कुछ टाका काटे, कुछ टाका छोड़ दिए। तो ये आपका 40,000 ही केवल लिया था या 40,000 रुपया सिर्फ ऑपरेशन का लिए सर, और कम से कम 1 लाख रुपया सर उन्होंने दवा और सुई मतलब इंजेक्शन मुझे लगा दिए। आज पत्रक देने आए हैं सर को। सर से एक मिनट सर। उसके बाद सर हम गए, फिर 5 दिन के बाद उन्होंने बुलाया। 5 दिन के बाद गए तो ये जो सर मेरा घाव है, जो स्टार्टिंग वाला मेरा घाव है, इसको उन्होंने क्या काम किया कि टाका को खोले पूरा, इसमें से फिर पूरा कटिंग वगैरह करके मांस को निकाले बाहर, फिर उसको पट्टी रुई भर के पट्टी बांध के छोड़ दिए। फिर बोले 2 दिन के बाद आने के लिए। 2 दिन के बाद गए, फिर वापस साफ़ किए। साफ़ करने के बाद टाका वाका इसमें मार दिए। टाका मारने के बाद ऐसे प्रक्रिया सर 5 से 6 बार चला। इस घाव को सर 6 बार उन्होंने टाका मार दिया। अच्छा, आप ये बताइए, अभी भी सर इसमें जो से सतीश है वो इसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। गवर्नमेंट में सर उनका ड्यूटी है, और गवर्नमेंट में सर जितना पेशेंट आते हैं वो प्राइवेट में ले जा करके सबका ऑपरेशन करते हैं। आपके साथ के कितने पेशेंट थे वहाँ पे? अरे हमारे साथ में 2-3 लोग आए थे। जिस दिन हम आए उस दिन 3 पेशेंट आए थे गवर्नमेंट में से, प्राइवेट में बीके सर्जिकल हॉस्पिटल में। जो मेरा स्टार्टिंग का सर घाव उसका ही मेरे पास फोटो है, कर लिया था गवर्नमेंट में ही। दिखा रहे सर, देखिए सर 3 दिन में ही सर मेरा घाव इतना कवर कर लिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हम थे तो। और 11 सतीश ने आपसे इस कॉलेज के बारे में क्या कहा था, मेडिकल कॉलेज के बारे में? वो सतीश सर कहे कि हम आपका इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ इलाज इसलिए हम नहीं कर पाएंगे कि यहाँ इलाज आपका ढंग सही से नहीं हो पाएगा। ये सतीश ने कहा कि सतीश सर ने खुद कहा, सतीश सर ने खुद कहा कि यहाँ हम आपका इलाज सही से नहीं कर पाएंगे। यदि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेंगे तो जिसका हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको 15 से 20 दिन में एकदम रेडी कर देंगे। और जब भी मतलब हर 3 से 4 दिन पर बुलाएंगे सर, 3 से 4 दिन के बाद जाएंगे। आज अभी वापस उनके यहाँ जाएंगे तो सर वही काम करेंगे। टाके को खोलेंगे, उसमें से सारा कुछ निकालेंगे, फिर उसके अंदर पट्टी भर के, रुई भर के पट्टी बार के घर पर छोड़ देंगे सर मुझे। और आज की डेट में सर मेरा स्थिति ये है कि हम 2 महीने से सर ऐसे ही पड़े हुए हैं। 2 महीने का सर मेरा दिन निकल गया, सब कुछ बैठे बैठे मेरा हो रहा है। चलो क्लोज कर चल हमारी गाड़ी तुम्हारे नहीं गाड़ी। तिवारी जी, आजम खान की पत्नी आज कोर्ट आई, एसडीएम कोर्ट आई थी, क्या मामला था पूरा? देखिए, यहाँ एसडीएम सदर के न्यायालय में 2 गाटा संख्या हैं रास्ते के, 165 और 166, और एक गाटा संख्या था 164। इन 3 गाटों की जांच जो है वो तहसील प्रशासन ने कराई थी। कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि गाटा संख्या 164 जो कि खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज थे, और गाटा संख्या 165 और 166 जो कि नॉन जेडे रास्ते के रूप में दर्ज थे, इन पर कब्जा करके इन्हें जो है वो हमसफर रिसोर्ट में मिला लिया गया है। और इसमें 2 मुकदमे पृथक पृथक चले थे। जो खाद के गड्ढों को लेकर जो मुकदमा चला था वो 67 की धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई हुई थी, और वो तहसीलदार सदर के न्यायालय में हुई थी। और जो गाटा संख्या 65 और 66 है उसके संबंध में यहाँ एसडीएम सदर के न्यायालय में पीपी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, और इस मुकदमे में तंजीन फातिमा जी जो हैं उनसे आज जिरे के लिए नियत थी और आज उनसे जिरे हुए।
तो इससे कार्रवाई तो हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले इसको हमसफर रिजॉर्ट का कुछ पार्ट तोड़ा गया था, इससे रिलेटेड है ये मामला क्या है? देखिए ऐसा है, जो मैंने अभी आपसे आपको बताया है कि 3 नंबर हैं, एक गाटा संख्या 164 गाटा और 2 गाटा संख्या 65 और 66। तो गाटा संख्या 164 है वो जो कि खाद के गड्ढे में दर्ज था और उस पर धारा 67 के तहत जो है उसको उसमें कार्रवाई की गई थी कब्जा मुक्त कराने की, और उसी के तहत अभी 9 जुलाई को जो है प्रशासन ने कार्रवाई करके जो गाटा संख्या 164 जो खाद के गड्ढे थे उसको कब्जा मुक्त कराया हमसफर रिसोर्ट से, और जो 165 और 166 गाटा नंबर हैं जो रास्ते में दर्ज हैं उनका मुकदमा एसडीएम सदर की कोर्ट में चल रहा है। तो आज इसमें कौन कौन कोर्ट पहुँचे थे? इसमें तंजीन फातिमा जी ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया था, उनसे आज जिरह होनी थी और मेरे द्वारा उनसे आज जिरह की गई। तो अगली तारीख कब क्या दी है? इसमें जो है अगली तारीख 30 जुलाई नियत की है। इसमें अच्छा कौन कौन इसमें आरोपी है? इसमें जो हमसफर रिसोर्ट है उसमें मालिकाना हक जो 3 लोगों का है, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां, मैडम तंजीन फातिमा और अदीब आजम खां। रिपोर्ट जो थी वो तीनों लोगों के विरुद्ध थी और तीनों लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। तंजीन फातिमा जी ने ये कहते हुए कि मैं हमसफर रिसोर्ट की प्रोपराइटर हूँ और मुझको इस मुकदमे को फेस करने का पूरा राइट है, तो उनकी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी और उन्हीं की तरफ से साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया गया था। तो हमसफर रिसोर्ट का मतलब अभी और अतिक्रमण में? हाँ, जैसा कि अभी 9 तारीख को कार्रवाई हुई है वो खाद के गड्ढों को मुक्त कराया गया है हमसफर रिसोर्ट से, और अगर जो रास्ते हैं इन पर भी जो है अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इन रास्तों को भी जो है मुक्त कराया जाए। हमसफर रिजॉर्ट के मुताबिक मामला था, उसका बयान हो गया। किस चीज़ का बयान था मैडम और क्या रहा? हमसफर रिजॉर्ट के मामले में ही बयान था। तो बयान दर्ज हो गए? हाँ जी। तो फिर अब अगली तारीख क्या दी है? अच्छा, और लोगों को कोर्ट से राहत मिल रही है, आजम खां के परिवार को या आजम खां को क्यों अभी तक राहत नहीं मिली, क्या कहना है? क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। अभी जयप्रदा, हाल ही में जयप्रदा को आचार संहिता मामले में अदालत ने बरी करा है, वो भी और भी लोग थे, मगर आजम खां या उनके परिवार को अभी राहत नहीं मिल रही, इसको कुछ ले कहेंगे? हमें जब राहत मिलेगी जब अल्लाह का हुक्म। जी एडीजे फर्स्ट की है रखवाली।